बेटा सुनो ध्यान से। जब भी हम किसी से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यदि हमारे पास उस व्यक्ति को देने के लिए कैश होता है तो हम कैश तुरंत दे देते हैं। बट अगर हमारे पास कैश नहीं होता और हमें उससे उधार चाहिए होता है तो वो हमसे कहता है कि अरे यार कल को तुम भग गए तो पैसे तुमने मुझे दिए नहीं तो क्या होगा। तो एक हमें सबूत चाहिए होता है कि हाँ हमने आपसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है। तो हमें अगर फ्यूचर डेट पे पेमेंट करना हो तो या तो हम आदमी को चेक दे देते हैं उसका नाम भर के अपना साइन करके, या फिर हम उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, या हम प्रोमिसरी नोट बनाते हैं। ये सब एविडेंस की तरह काम आते हैं कि हाँ एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति उधारी थी। तो इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये जो कागज है इसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं डेफिनेशन पर जाऊं तो यहाँ पर तुम्हारा जो मॉड्यूल है सीधे सीधे जो डेफिनेशन अपने को देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, अपन एज इट इज उसको एग्जाम में कोट कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्चुअली कोई डेफिनेशन है ही नहीं, बस इतना है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति उधारी को सत्यापित करता है। तो अपन भी ऐसे लिख लेंगे। एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहीं डिफाइन नहीं है, मगर सेक्शन 13 कहता है कि 3 चीजों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, दैट इज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ऑल्सो बेटा पुराने जमाने में दो लोगों के मनी लेंडर और बोरोअर के बीच में एक डॉक्यूमेंट चलता था, उसको कहते थे हुंडी। तो ये हुंडी, ट्रेजरी बिल, बेरर, ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत नेगोशिएबल जैसी मानी जाती हैं किसी किसी एरिया में। तो एग्जाम में इस बार के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही हो गया, व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपन इस तरह से कह देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट। हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट कहता है कि ओनली 3 तरह की चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। बस ऐसे करके अपन इसका आंसर लिख देंगे। तो यही चीज तुम्हें मैम ने भी लिखवाई होगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है और जो इसके ऊपर केस हो सकता है। और सेक्शन 13 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है। बस अब आई असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तुमने मैम के साथ भी की होंगी और मेरा तो सजेशन है कि ये एज इट इज पूरी की पूरी तुम्हें कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन की गुंजाइश ज्यादा है। तो सबसे पहली बात भैया लिखित में होना चाहिए। ओरली एक आदमी तुमसे कह दे कि मुझे तुम्हें पैसे देने हैं तो फिर वो सबूत कोर्ट में कैसे काम आएगा, इसलिए राइटिंग में होना जरूरी है। उसके ऊपर आप साइन ही नहीं करोगे तो कैसे, ऐसे तो कोई भी लिख दे मुझे नरेंद्र मोदी जी से 10 लाख रुपए लेने हैं, वो साइन तो करें। ठीक है। उसके बाद इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। इस लाइन का क्या मतलब है? फ्रीली ट्रांसफरेबल कितनी बार भी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ए ने बी को एक चेक दिया, अब बी बैंक जाकर उस चेक के पैसे भी निकाल सकता है, बट उसने किसी से कोई आगे सामान खरीदा, वो उसको चेक दे सकता है, फिर अगले को दे सकता है, फिर अगले को दे सकता है, फिर अगले को दे सकता है। तो ये कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है। एड इनफाइनाइटम। एड इनफाइनाइटम का मतलब है कितनी बार भी आराम से ट्रांसफर हो सकता है, ये उसकी खासियत है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। एनी नंबर ऑफ टाइम का मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम। ओके। तो बस तुम्हें इस चीज का इतना सा ध्यान रखना है कि ये कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है। वापस फीचर पे आ जाओ। तो भैया इसको याद कर लो कि लिखित होना चाहिए, सिग्नेचर जरूरी है, कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है। अब मेन बात आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। इसको ढंग से समझ लो, बाकी और कुछ समझने की इतनी नीड ही नहीं है। स्क्रीन पे देखो ध्यान से। एक आदमी थे मिस्टर ए, बहुत ही बेचारे सिंपल से आदमी थे। उन्होंने अपने ड्रॉर में एक चेक पे साइन करके रखा था और उनको नेक्स्ट डे कहीं मीटिंग में जाना था। अब उन्होंने साइन करके रखा था और उनको लग रहा था कि मैं नेक्स्ट डे मीटिंग में जाऊंगा। रात के अंधेरे में एक चोर ने उनका ये चेक चुरा लिया। जब उसने उनका ये चेक चुरा लिया तो मजेदार बात यह है कि क्या उस चोर ने अपने सही हक से इसको पाया है? नहीं। तो उसका जो टाइटल है, उसका जो हक है, उसका जो
अधिकार है वो डिफेक्टिव है, वो बैड है। पता है क्या है? अगर ये चोर कोर्ट में वहां जाता बैंक में और पैसे रिकवर कर लेता तो इसके ऊपर केस करके मिस्टर ए इससे वापस ले सकते थे पैसे, क्योंकि इसके पास कोई हक नहीं था इस शेयर का पैसा, इस चेक के पैसे को रखने का। मगर ये जो चोर था ना, इसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ रखा था और इसको इस बात की अकल थी कि मैं इस चेक को आगे यूज कर सकता हूं। तो वो पहुंचा एक मिस्टर सी के पास। अब ये जो मिस्टर सी हैं, ये एक नॉर्मल से दुकानदार थे। इसने इनसे एक कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर खरीदने के बाद उसको पेमेंट करना था, तो बड़ा शाना आदमी था, उसने यही का यही चेक टिका दिया। अब मिस्टर सी के एंगल से देखो, क्या इनको पता था कि ये चोरी का चेक है? बिल्कुल नहीं। चेक चोर के माथे पे थोड़ी लिखा होता है मैं चोर हूँ, ना चेक के ऊपर लिखा हुआ है मैं चोरी का हूँ। तो इनको पता नहीं था, ड्यू डेट अभी आई नहीं थी, और इन्होंने कंप्यूटर दिया था, उसके बदले में इनको मिला था, तो इन्होंने तो कंसिडरेशन दी थी। तो बताओ, ये जो व्यक्ति था, इसको पता नहीं था कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसका पुराना क्या है स्टोरी। मेच्योरिटी डेट के पहले, जैसे 2 महीने का चेक था तो उसके पहले ही इसको मिल गया था, और इसने तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पे किया था इस चेक को पाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब जिसके पास चेक है, ड्यू कोर्स का मतलब नॉर्मल तरीके से ट्रांजैक्शन करके उसने पाया है। तो ये जैसे ही इसके पास आया, तो ये व्यक्ति एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर की क्वालिटी तुम्हें पता थी कि उसके पास किसी को भी टच कर दो तो वो सोना बन जाता था। तो जैसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो आया, एक मिनट रुक जाओ, तुम इतनी देर से मुझे बिना देखे सुन रहे थे, अब मुझे देख भी लो और सुन भी लो। ये वो नहीं हो रहा है, दिखाई दे रही हूँ मैं, स्टोरी भी सुनाई दे रही थी ना, आप सुन लो। तो जैसे ही इसको चेक मिला, तो ये बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जैसे ही खराब चीज भी आती है, तो वो पारस पत्थर है उसके पास से निकल के वो सोने की हो जाती है, और अब उसको गुड टाइटल मिल गया। ये व्यक्ति जब ए के बैंक अकाउंट में ये चेक को प्रेजेंट करेगा, तो ये पेमेंट पाने का हकदार है। तो तुमसे मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्योंकि तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हो, तो मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो मुझको तुमसे ये क्वेश्चन पूछना है कि इस आदमी को टाइटल मिलेगा कि नहीं? क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है? अरे मुंडी हिलाओ रे। तो ये व्यक्ति क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 3 क्वालिटी होना चाहिए। गुड फेथ, अबे तो ये तो खुद ही कमीना था ना, इसको तो पता था कि मैंने ही चोरी करी है, तो गुड फेथ तो थी नहीं। तो तीनों में से एक चीज गायब है, इसलिए ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, इसको गुड टाइटल नहीं मिला है। बट अगला जो आदमी है जिसकी कोई गलती नहीं है, बेचारा सीधा साधा आदमी, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है और उसको गुड टाइटल मिलेगा। क्या ये बात आपको मगज में घुसी? बोलो हाँ घुसी। धीरे धीरे, खोपड़ी बाहर ना निकल जाए। क्या ये आपके दिमाग में घुसी? घुस गई? ठीक। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वह पर्सन होता है जिसको गुड फेथ में बिफोर मेच्योरिटी फॉर कंसिडरेशन सामान मिलता है। और यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कागज है जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उसको गुड टाइटल मिल जाए। बस इतना ध्यान रखो, ये एक काम की बात है, इस पर ध्यान लगा लो, बाकी जगह दिमाग मत लगाओ, इतना दिमाग लगा लो बस। अरे भैया 50 डाउट भेज दिए तुमने, क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा ये बोल रहे हैं, समझ में आ गया। अच्छा, चलो ठीक है यार, तुम आगे बोलो दो। तो ये एकदम इतनी सिंपल बात है, इनको घोट के पी जाओ। राइटिंग में होना चाहिए, याद रह जाएगा। बोलो अभी क्लास में याद करो रे, राइटिंग में होना चाहिए। 1 मिनट। अच्छा जी, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं होल्डर को, ट्रांसफर कितने भी ट्रांसफर हो सकता है। और होल्डर गेट्स अ टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। होल्डर का यहाँ मतलब है जिस व्यक्ति के पास होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह गुड्स आते हैं, तो उसके सारे पुराने पाप धुल जाते हैं, एक सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो बाकी की पॉइंट्स हैं,
ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये वाला पॉइंट कहता है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं जोड़ना चाहिए, शर्त नहीं जोड़ना चाहिए। ये कहता है कि सब कुछ निश्चित होना चाहिए। और नेक्स्ट कहता है कि भाई आप अगर इंस्ट्रूमेंट बनाओ तो अगले वाले को दो भी, तो बिना दिए वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड कैसे होता है? तो 8 पॉइंट याद कर लो: राइटिंग, साइन, ट्रांसफरेबल, फ्री, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनकंडीशनल, सर्टेन, इंस्ट्रूमेंट। इंस्टीट्यूट को 8 नंबर दिखे और 8 पॉइंट दिखे और उनके कलम से नंबर निकले। इज इट क्लियर गाइज? तो भैया ये जल्दी से सुनो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, बालकों और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए सबको? 8 कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे। बस आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये जो मेरे स्लाइड्स के थे इन सबको हटा लग। 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेक्शन नंबर 13 कहता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। 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 प्रोमिसरी नोट में आदमी एक वादा करता है, मैं तुम्हें 3 महीने बाद इतने पैसे देने का वादा करता हूं। तो प्रोमिसरी नोट पे हम आते हैं। सेक्शन नंबर 4, एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये जैसे ए और बी दो लोग थे। ए ने बी से एक लोन का ट्रांजैक्शन किया। बी ने कहा कि मैं 3 महीने बाद तुम्हें पैसे दूंगा। इसमें बेटा दो ही पार्टी होती है, एक लेने वाला और देने वाला। इसको स्टैम्प पेपर पे बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसी कागज पे लिख के दे दो तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट केस नहीं कर सकते। तो ए ने पैसे लिए थे, अच्छा, और वो ऐसे लिख के दे रहा है, मैं आई प्रॉमिस टू पे इतने रुपए इस व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे किसी और को 3 महीने के अंदर, आज की डेट से, और ये प्लेस होगी, ये डेट होगी, और इस तरह से मैं वादा करता हूँ, और अपना साइन कर देगा। तो यहाँ दो ही लोग हैं, एक मेकर जिसने इसको बनाया है, जिसने वादा किया है, और एक पेई जिसको मिल रहा है। तो पेई को तो मिल रहा है, तो पेई तो माइनर हो सकता है, बट ये बनाने वाला जिसके ऊपर देने की है जिम्मेदारी, वो माइनर नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें वह चीजें बता रही हूँ जो एग्जाम में पहले आती रही हैं। साथ ही साथ एक और बात नोटवर्दी है कि इसकी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है। अपने इंडिया में तो हर काम थोड़ा डिले चलता है, तो लॉ भी 3 डेज ऑफ ग्रेस दिलवाता है। 1 जनवरी को बनाया गया प्रॉमिसरी नोट अगर 3 मंथ्स का है, तो पहले 1 जनवरी से 3 महीने गिनो। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल। तो ये कहलाई ड्यू डेट। इसमें 3 दिन जोड़ो, क्योंकि भारत के लोगों को पैसे अरेंज करने में हमेशा थोड़ा समय लगता है। उनके सिस्टमेटिक चीजें हो, जिंदगी सिस्टमेटिक नहीं है, हमेशा हर बात में डिले करते हैं। तो 3 दिन ऑफ ग्रेस लॉ नहीं दे दिए, खुद ही दे दिए लॉ ने। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ जो है ये मेच्योरिटी डेट है। तो बस ये प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट के जो फीचर्स हैं, आपको डेफिनेशन कंठस्थ याद होना चाहिए, चाहे यहाँ से करें चाहे आप चार्ट से करें। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन: प्रॉमिसरी नोट एक कागज है लिखित में, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। भारत की करेंसी जो कि गवर्नर ऑफ इंडिया द्वारा साइंड होती है, आरबीआई के गवर्नर द्वारा साइंड होती है, वो भी एक वादा है, बट उसका एक्ट अलग है, वो आरबीआई एक्ट में कवर्ड है। यहाँ पर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, जिसके अंदर एक बिना शर्त का वादा है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब वादा किसने किया है, साइन करा गया है मेकर द्वारा कि मैं एक निश्चित पैसा इस व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे या किसी बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को दे दूं, जिसके हाथ में होगा उसको दे दूंगा। परंतु लॉ ने कहा ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, ऐसा काम सिर्फ आरबीआई कर सकती है, हम और तुम लोगों को तो नाम लिखना ही पड़ता है प्रॉमिसरी नोट पे। आरबीआई कह सकता है मैं जो मेरे पास आएगा उसको पैसा दे दूंगा, जो चलाए, जैसा चलाए, जब चलाए, मैं पैसे दे दूंगा। वो आरबीआई की औकात है, अपनी नहीं।
सो इसको आप याद कर लें. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन और टू हिज ऑर्डर देयर ऑफ और टू द बेarer ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बट वहीं साथ में लिख देना ओनली आरबीआई कैन मेक अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेयरर. क्या यहां तक तुम्हारी बात मगज में घुसी? प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन घोट के पी जाओ, यही एग्जाम में आएगा. अब फटाफट इसके फीचर कर लेते हैं. तो इसके फीचर्स तुमने मैम, ये इसकी इतना सिंपल सा इसका फॉर्मेट है. जगह, डेट, जिसने साइन किया है वो, कितने रुपए का है, कितने दिन का है, और कौन उसका मेकर है. मतलब ये इट इज वेरी सिंपल, अपने मन से तुम फॉर्मेट कर सकते हो. पार्टी इसमें दो ही होती है, मेकर और पे. एक देने वाला, एक लेने वाला. तो इसमें दो ही पार्टी होती है. अब आ जाओ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट. अपन प्रोमिसरी नोट बना सकते हैं सौमित, मगर अपन ऐसे नहीं बना सकते. आई प्रॉमिस टू पे टू डैश 1 करोड़ रुपए और मैं अपना साइन कर दूं. मतलब आदमी का नाम ही नहीं लिखा, किसको दूं? ये नहीं कर सकते अपन. ये आरबीआई कर सकता है. ओके, चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो. असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी राइटिंग में होना चाहिए. इट मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते, भाई आदित्य मुझको तुझे 8 लाख रुपए देने. अरे ये भी तो बोलिए मैम दूंगी. आपने तो सिर्फ कह दिया देने हैं. तो इतना कहने से नहीं होता है कि सिर्फ देने हैं. आपको यह वादा भी करना है कि मैं दे दूंगी. तो इसलिए इट मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है. आई ओ यू. आई ओ यू का आई लव यू नहीं लिखा भाई, वो तो मैं तुम्हें वैसे भी प्यार करती हूँ. आई ओ यू का मतलब आई ओ यू, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं. ये नहीं होता है लिखने से काम. आगे भी तो लिखो, मैं देने का वादा करती हूँ. बात मगज में घुस रही है? बात मगज में घुस रही है. तो क्या बात हो रही थी कि इट मस्ट बी राइट, इट मस्ट बी इन राइटिंग. स्पष्ट आपको बोलना पड़ेगा कि मैं वादा करता हूं देने का. और उसके अलावा देन स्पष्ट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए. इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते. सुनना इधर ध्यान से. एक व्यक्ति कह रहा है मैं आपको 10,000 रुपए और जितने दिन का ब्याज होगा वो दे दूंगा. तो इसमें अनिश्चितता आ गई. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. आप ऐसा लिख दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा ए से बी की शादी होने के बाद. और भैया शादी होने का क्या भरोसा, हो ना हो. तो ये कंडीशन नहीं चलेगी. ए कहता है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा जब बी की मृत्यु हो जाएगी. तो यहाँ कंडीशन तो जोड़ी, बट कंडीशन होना बिल्कुल श्योर था, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन. तो ये चल जाएगा. तो इसमें ऐसे मजेदार क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल. ठीक है बेटू, एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं. इतना लोड लो ही ना नेगोशिएबल का. ओके. तो प्रॉमिस मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल. साइन करना जरूरी है भैया. पैसे ही देना, टेबल कुर्सी की बात नहीं हो रही है. पैसे कितने देने ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए बस. और मेकर एंड पे मत बी सेपरेट. मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं वादा करती हूँ कि अपने आप को 1 लाख रुपए दूंगी. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 लोग होना चाहिए, सीधी बात. और स्टैंप लगना बहुत जरूरी है. स्टैंप के बिना कोर्ट उसको मानती नहीं है. तो बस ये सारे पॉइंट लिख लेना. इसमें क्या है यार, हेडिंग हेडिंग कर लेना. इतने में क्या ही गया तुम्हारा पढ़ने में है? क्या गया तुम्हारा पढ़ने में? यू ही टेंशन आते हो. इतना बड़ा कोई एक्ट नहीं है जिसकी तुम चे चे चिल्ल पो मचा रखी तुमने. सब हो जाएगा. तो अभी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन. भाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक क्वेश्चन घोट के पी जाना. व्हाट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, घोट के पी जाना. उसके बाद फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लेना. व्हाट इज अ प्रोमिसरी नोट, डेफिनेशन याद कर लेना. डेफिनेशन याद कर लेना और फीचर्स सिंपली जो मॉड्यूल में दिए हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ लेना. बस इतने सिंपल फीचर्स हैं. तुमने इसके नोट बनाए होंगे, मैम के साथ लिख के लिखा है ना, लिख के किया है ना भाई. तो बस वो करके चले जाना. ज्यादा लोड नहीं है, क्योंकि इंटर में तो ये बहुत टफ था. यहाँ तो ये बहुत सिंपल सिंपल इजी वाला पोर्शन है. अब आया बिल ऑफ एक्सचेंज. बेटू बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टोरी ये है
कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कुछ लकड़ी खरीदी। ये है ए, ये है बी। इन्होंने आपस में लकड़ी खरीदने का ट्रांजैक्शन किया, तो बी को पेमेंट, सॉरी फिर से करती हूँ। 3 लोग हैं इस ट्रांजैक्शन में। ए ने बी को लकड़ी बेची, बी को पेमेंट करना था और उसके पास उस वक्त कैश नहीं था। तो ए ने कहा कोई बात नहीं, तुम 3 महीने बाद पेमेंट दे देना, मगर एक काम करना, मेरी जगह जाके तुम सीधे सी को दे देना, मुझे उसको कुछ पैसे देने तो अब तुम ही दे देना मेरी जगह। हाँ चलेगा वैष्णवी। तो बस इन लोगों ने एक ट्रांजैक्शन लिखा। ए ने लिखा आई ऑर्डर बी, मैं बी को ऑर्डर देता हूँ टू पे टू सी, कि वो जाके सी को पेमेंट कर दे इतने रुपए, और अपना साइन कर दिया। तो यहाँ ए कहलाया ड्रॉअर क्योंकि उसने ड्रॉ किया है, बी कहलाया ड्रॉ ई क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन मिला है, और सी कहलाया पे जिसको पैसे पाना है। बताओ तीनों में से कौन से 2 लोग माइनर हो सकते हैं? यस, सी हो सकता है और ए हो सकता है, ऑर्डर देने वाला, पैसे पाने वाला। बी नहीं हो सकता है जिसको इंस्ट्रक्शन मिला है। बी तो यहाँ पे ड्रॉ ई है, ड्रॉ ई कैन नेवर बी अ माइनर, और अगर आपने माइनर पे बिल बना भी दिया तो आप उस पे केस नहीं कर पाएंगे। तो इस पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपको क्लियर है। अब इसके भी फीचर, ये भी साइंड होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, इस पे एक्सेप्टेंस मस्ट होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हाँ भरना, कि हाँ मैं पैसे दूंगा। तो भाई ए ने अगर बी को बोला, ए ने अगर बी को बोला कि तू जाके सी को पैसे दे दे, तो बी हाँ भी तो बोले कि हाँ आपने बोला है तो मैं सुनूंगा। तो दैट्स व्हाई एक्सेप्टेंस इज मस्ट। डेट होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए। तो ऐसे सीधे सीधे इसके पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम में ये पार्टीज तुम्हें तीनों क्लियर ही है। असेंशियल कैरेक्टर इस बार पेपर में सीधा 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 क्वेश्चन आएगा। हाँ ऋषि, एक्सेप्ट करने का मतलब होता है स्वीकृति देना कि मैं पे करूंगा, ठीक है। तो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग में होना चाहिए। पे करने का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए, साइन जरूरी है, ड्रॉ ड्रॉई एंड पे स्पष्ट लोग होने चाहिए। उसके बाद अमाउंट सर्टन होना चाहिए, पैसों में ही होता है, और प्रॉमिस स्टैंपिंग जरूरी होती है। तो बस इतने से पॉइंट्स तुमको पता होना चाहिए, खत्म हो गई बात। ये उस जमाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अभी तक 4 क्वेश्चन आए, इन्हीं में से पेपर आएगा। व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और व्हाट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, 2 क्वेश्चन वहां से बने। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, उसके फीचर्स, एक क्वेश्चन ये बना। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स फीचर्स, वो बना। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे वाले जो मैंने बोले, आई प्रोमिस टू पे बी आफ्टर डेथ ऑफ सी, चलेगा। आई प्रोमिस टू पे बी आफ्टर मैरिज ऑफ सी, नहीं चलेगा। इस तरह का भी कुछ आ सकता है। और भैया नेगोशिएबल के नोट्स की नीड ही नहीं है, मॉड्यूल में से उठाओ पढ़ो खत्म करो, जिसने क्लास मिस कर दी, क्या नोट्स की जरूरत है। और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस, तो जितना ये स्टार्टिंग का पोर्शन है पूरा पूरा आएगा। मॉड्यूल मॉड्यूल बिल्कुल बढ़िया बनाया इंस्टीट्यूट ने, इसका शॉर्ट एंड सीट, कर लो खत्म हो गई बात। कहाँ दिमाग लगा रहे हो यार। अब उसके बाद आया डिफरेंस। तो यार ये वादा है और ये ऑर्डर है, इसमें 2 पार्टीज होती हैं, इसमें 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये वादा है, यहाँ पर ये ऑर्डर है, और ये उनकी डेफिनेशन लिख दी उन्होंने। एक की डेफिनेशन सेक्शन 4 में, एक की डेफिनेशन सेक्शन 5 में। हाँ समरी पढ़ लो, इसकी पीछे जो समरी है ना मॉड्यूल के, जय श्री राम, वही घोट लो, वही चिपका देना शॉर्ट में। पार्टीज, इसमें 2 पार्टी होती हैं, इसमें 3 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई नीड नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। प्रोमिसरी नोट कभी भी बेयरर को पेएबल नहीं हो सकता, अभी मैंने तुम्हें बताया। मैं ऐसे ही लिख सकती, आई प्रॉमिस टू पे डैश, और नाम ही नहीं लिखा अगले का। ऐसा करने की औकात सिर्फ आरबीआई की है। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर
वो ऐसा हो सकता है उसमें कि इसमें दोनों पार्टी अनसर्टेन हो, ये नहीं हो सकता। मतलब सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा हो सकता है, आई प्रॉमिस टू पे डैश इतने रुपए आफ्टर, नहीं सॉरी सॉरी एक सेकंड, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे डैश ₹1 लाख आफ्टर 3 months, ये अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें किसको दे रहे हो ये स्पष्ट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर नहीं बन सकता, नाम होना कंपलसरी है। मगर यहां पर ए ने लिखा, आई ऑर्डर डैश टू पे ₹1 लाख ऑन डिमांड। इस लाइन का मतलब है कोई भी आए, कभी भी आए, मैं दे दूंगा। मतलब आपने दो चीजें अनसर्टेन कर दी, आदमी और टाइम, तो दोनों चीजें अनसर्टेन कर दो, ये अलाउड नहीं है। दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। बोथ, ये है पॉइंट नंबर 1। आपने आदमी भी अनिश्चित कर दिया, टाइम भी अनिश्चित कर दिया, दोनों अनिश्चित कर दो, यह अलाउड नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज तो बतानी पड़ेगी, या तो टाइम बताओ या आदमी का नाम बताओ। तो बस एकदम सिंपल पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 पॉइंट है, हो गया। तो ऐसा इजी इजी करके चले जाओ, बेसिस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उठा के ही लिख सकते हो। बट बेसिक लिखने से आंसर अच्छा दिखता है तो लिख दो ना, उसमें जा ही क्या रहा है। बताओ कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फीचर्स, उसी में से निकला व्हाट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेकेंड, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, और उसके छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तीसरा, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें ड्राइंग बना के तुम लिख सकते हो। और चौथा बात, डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये एकदम 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 क्लियर, इतने सिंपल क्वेश्चन ही इस बार आएंगे। फर्स्ट टाइम है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई लोड लेने की बात ही नहीं। और केस स्टडी भी आई तो एकदम बच्चों जैसा आएगा, बिल्कुल बच्चों जैसा। हर चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है एक तरह से। क्यों? क्योंकि जब आप एक चेक बनाते हो, व्हेन यू मेक अ चेक, तो आप चेक में लिखते हो, यहाँ पर मैं अपना साइन कर रही हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट अगर आईसीआईसी बैंक में, किसको चाहिए चेक, नाम लिखो, किसको चाहिए पेमेंट, लॉटरी लगी है जल्दी बोलो। मेको, ठीक है, शिवराज। तो अरे यार, तुम्हें हमारे द्वारा साइन चेक मिल गया, यही खुशनसीबी मान के रख लो कमीनो। रुपए पे जाते हो सब मटीरियलिस्टिक, ये नहीं कि मैम आपने साइन करके दिया है मैं तो कागज संभाल के रखूंगा। कमीनों को सबको पैसों की दिख रही है। अच्छा, आगे जीरो भी लगा दो आप। तो बेटू, जो व्यक्ति चेक ड्रॉ करता है, वो तो मेकर ऑफ द चेक हो ही गया, बट उसने अपने बैंकर को एक निर्देश दिया है कि मेरे ही अकाउंट में जो पैसे हैं वो निकाल के आप इस पर्सन को दे दो। तो ये जो रेसिपिएंट है, ये पे ई हो गया, इसको मिल रहा है। और ड्रॉ ई वो है जिसको निर्देश दिया है, और ड्रॉवर वो है या मेकर वो है जिसने निर्देश दिया है। तो चेक जो है इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। क्योंकि यहां भी तो आप 3 तरह की पार्टी इन्वॉल्व हो गई हैं कि मैं
अपने बैंक को कह रही हूँ कि सर आप इसको पेमेंट दे दो, ठीक है बेटू। सो ये भी एक तरह से एक बिल ऑफ एक्सचेंज का ही छोटा भाई है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and not expressed to be paid otherwise than on demand। माने बैंक चल के नहीं आएगा मैडम, भाई पेमेंट ले लीजिए, आपको जाके मांगना पड़ेगा। And it includes electronic image of a truncated check or a check in electronic form। ये वर्ड याद रख लो, ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आजकल तुम्हें मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जो ई चेक्स होते हैं वो भी चेक में शामिल हैं। अब उसके अंदर घुसो मत। पेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है जिसके हाथ में चेक है वो बैंक जाएगा, बैंक चल के नहीं आएगा, ठीक है बेटू। तो इसको भी तुम्हें याद रखना है। तो तुम चेक की डेफिनेशन याद कर ही सकते हो, दो बात रटना पड़ेंगी इसमें, ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक दोनों चेक में शामिल है। इतना समय नहीं है कि अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक यहाँ दिया जरूर है, पर कभी इंटर में भी उन्होंने इसको पूछा नहीं है, इसलिए तुम इसको आगे बढ़ा सकते हो। जय श्री राम, ये ड्रॉ जरूर कर देना बस। अब पार्टीज टू चेक, ड्रॉ ड्रॉई लिख देना। अब यहाँ पर आता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड वो होता है कि अगर मेन पर्सन अवेलेबल ना हो तो फिर नेक्स्ट पर्सन वो हो जाता है, ठीक है। पेई तुम्हें पता ही है, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो पेई है। तो अब मुझे चेक में बताओ, क्या ये व्यक्ति माइनर हो सकता है? नहीं। अगर है भी तो उस पर केस नहीं होगा। क्या ये व्यक्ति जिसको मिल रहा है वो माइनर हो सकता है? हाँ, क्योंकि उसके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको पैसे मिल ही रहे हैं। तो बस पार्टीज टू चेक याद कर लेना, हो गया। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये डेफिनेटली किसी एक बैंकर पर ही बना होता है, ऑलवेज बैंकर का नाम उसमें स्पष्ट होता है। और दूसरा ये हमेशा डिमांड पे पेबल होता है, अपने को जाके मांगना पड़ता है, बैंकर आके नहीं बोलता है बस। तो यहाँ तक के क्वेश्चन तो तुम सारे लिख लोगे, बोलो बेटा। वो फॉर्मेट पूछेंगे नहीं, अगर अपन फॉर्मेट बना देंगे तो अच्छा लगेगा ना। उसमें है ही क्या यहाँ तक का, छोटा सा पॉइंट है बाबू, छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ तक का तो तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजा बच्चे हो मेरे, शाणे बच्चे हो मेरे, बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। अब मेरी बात सुनो, चलो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार प्रकार प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ध्यान से सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ पे, किसको मिल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेयरर एंड ऑर्डर। अगर मैंने ऐसा लिखा, स्क्रीन पे देखिए, आई ऑर्डर बी टू पे टू डैश 1 लाख रुपीज, तो इसका मतलब है कि मैंने किसको जाके पैसे देने हैं ये स्पष्ट नहीं किया। अभी हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में व्यक्ति और डेट दोनों ना हो ये नहीं चलेगा, बट ये अलाउड है कि आपने व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। तो जब आपने किसी का नाम ही नहीं लिखा तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट हुआ, किसको मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। तो ये ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है। इसमें ऐसा है कि अभी मेरे हाथ में है, मैंने तुम्हें दे दिया वेदिका, तुम्हारा हो गया। उसने अनुकृति तुम्हें दे दिया, तुम्हारा हो गया। उसने खुशी तुम्हें दे दिया, तुम्हारा हो गया। उसको प्रणय प्रणय मतलब वो ऐसी दे सकते हैं अपन। लास्ट में जिसके पास आएगा वो व्यक्ति बैंक में जाके या मतलब ड्यू डेट पे पेमेंट पाएगा, ठीक है। नाउ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें नाम स्पष्ट होता है। अगर हम किसको पेमेंट मिलना है उसका नाम स्पष्ट कर दे तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्योंकि अगर उसको नहीं चाहिए ना तो वो इसके पीछे एंडोर्स कर सकता है और आगे भेज सकता है, ये मात्र ऐसे देने से ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि किसी का नाम लिखा गया है इसमें। तो ये हो गया बेयरर, ये हो गया ऑर्डर। अब आता है इनलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे लिख लो क्यू, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, खास तौर पे लिख लो। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनलैंड का मतलब देशी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहलाता है?
तो देशी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वह कहलाता है जो नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन तो कंपलसरी है, पूरी होनी ही चाहिए कि वो इंडिया में बना। बाकी 2 कंडीशन में से कोई सी भी एक होगी तो भी चलेगा। तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि मेड इन दिल्ली, पेएबल इन मुंबई, क्या ये इनलैंड है? यस, क्योंकि फर्स्ट भी हो रही है, सेकंड भी हो रही है, ये प्रैक्टिकल है। यार वो लाइव में इसलिए नहीं आई क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूं मेड इन दिल्ली, पेएबल इन लंदन टू मिस्टर अमर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनलैंड है कि इंडियन है? इंडियन है बेटा। क्योंकि मेड तो दिल्ली हो ही गया, और भले ही इंडिया में पेएबल नहीं है पर है तो इंडिया, यहाँ दोनों में से एक भी हो जाए तो चलेगा, इनलैंड। मैंने कहा मेड इन थाईलैंड, पेएबल इन इंडिया, क्या ये इनलैंड है? नो। मेड इन, तो तुमको ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट तो कंपलसरी इंडिया में होनी चाहिए, जय श्री राम। ठीक है, तो बस तुम लोग ये समझ ही जाओगे, जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है, खत्म हो गई बात। ये मैम ने तुम्हें करा ही दिया होगा प्रैक्टिकल। ओके, अब इनकोएट। इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकोएट, अब मेरी बात सुनो, इनकोएट एक बार इसको ध्यान से सुन लो, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बची नहीं है, यही काम की कुछ चीजें हैं। कभी कभी बेटा दो लोगों के ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट देना है ये बिल्कुल तय नहीं होता, दो लोगों में कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे, और जो बी था वो जब उससे पेमेंट मांगने आया तो बी बोला कि भाई कितना पेमेंट देना है ये पता नहीं है, अकाउंटेंट को पता था कि एग्जैक्टली कितना सामान तुम्हारे यहाँ से आया है, मुझे श्योर नहीं है कि 10,000 देने की 12,000 देने। तो उसने कहा ठीक है एक काम कर, तू एक प्रोमिसरी नोट बना दे। तो पता है क्या किया बी ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे, और अमाउंट की जगह खाली छोड़ दी, इसलिए कि बाद में जब फोन पे बात कर लेंगे और उसके अनुसार पेमेंट भर देंगे। तो ए को पता था कि मोटा मोटी मैंने 8,000 के गुड्स भेजे हैं, बी को भी यही नॉलेज में थी कि शायद कुछ 8,000 के आसपास होगा, पर अकाउंटेंट नहीं था तो उसने कहा मैं अभी फाइनल नहीं बता पा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे अंदाज पे दे दो। तो उसने एक स्टैम्प पेपर लगाया, स्टैम्प की वैल्यू जो थी वो 10,000 थी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जब कोई स्टैम्प लगाते हैं तो उसका एक दायरा होता है कि ये वाला स्टैम्प के ऊपर इतने रुपए तक का ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे 50 रुपए के स्टैम्प पे इतने रुपए तक का ट्रांजैक्शन हो सकता है, 60 रुपए के स्टैम्प पे इतने हजारों का हो सकता है, ऐसे। तो उसने स्टैम्प लगा दिया 10,000 रुपए लायक, और अमाउंट दोनों को क्लियर था कि कुछ 8,000, 8,100 रुपए, 7,900 ऐसा कुछ अमाउंट है। अब क्या हुआ मजेदार बात, बी ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे टू ए रुपीज डैश, और यहाँ पे अपना साइन कर दिया। अब क्या हुआ कि ये मेकर है और ये पे है, इसको पेमेंट मिलने वाला है। अब ये इतना बदमाश निकला, एक मिनट बेटा, अब ये इतना बदमाश निकला, सुनो, ए को पता था कि 8,000 का ट्रांजैक्शन है, बी को भी पता था 8,000 का ट्रांजैक्शन है, बट बी ने भरोसे पर कि तुम एक काम करना, जब अमाउंट फाइनल हो जाए मुझे फोन पे बता देना और मैं उतना अमाउंट तुम्हें दे दूंगा, भरोसे पर उस बेचारे ने बिना अमाउंट लिखे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, प्रॉमिसरी नोट। सोचो कितना उसने उस पर भरोसा किया। और ए इतना बदमाश निकला कि उसने देखा अरे इस स्टैम्प पे तो 10,000 तक के गुड्स का वैल्यू हो सकती है, तो उसने यहाँ पे लिख दिया 10,000। बताओ लेने कितने थे? 8,000 मोटा मोटी, और लिख कितना दिया? 10,000।
ओके, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो इनकम्प्लीट होता है, यहाँ बेटा वो इनकम्प्लीट क्यों था? क्योंकि उस पे अमाउंट वगैरह के पूरे डिटेल नहीं भरे थे। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट होता है तो उसको अपन कहते हैं इनकम्प्लीट, इनकोहेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ए और बी आपस में इमीडिएट पार्टीज हैं। इन्हें तो बहुत अच्छे से पता था कि लेन देन सिर्फ 8,000 रुपए का था। तो कल को जब वसूल करने की बारी आएगी तो इमीडिएट पार्टी सिर्फ 8,000 वसूल कर पाएगी, मगर ए ने क्या किया कि उसको जाके एक व्यक्ति मिस्टर सी को दे दिया। और सी को क्यों दिया? क्योंकि उसने सी से एक फ्रिज खरीदा था, तो उसने वो का वही कैश पेमेंट वाला प्रॉमिसरी नोट उसको दे दिया। अब सी जो है उसको गुड फेथ में मिला, उसे कुछ भी पता था कि पहले क्या चोरी चकारी हुई। उसने बिफोर मेच्योरिटी डेट उसको मिला, अभी ड्यू डेट खत्म नहीं हुई है, और उसने जो कंसिडरेशन दी थी, उसने क्या कंसिडरेशन दी थी बाबू? उसने फ्रिज दिया था। तो फिर ये बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो लॉ ने एक बड़ी खास बात कही है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के लिए कि अगर कोई व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उस तक ये पहुंच जाए तो वो पूरे 10,000 रुपए ले सकता है, क्योंकि स्टैम्प उतने तक का है। बट होल्डर जो होता है, जिसको पता है कि ये डिफेक्ट है इसमें, वो व्यक्ति पूरे 10,000 नहीं ले पाएगा। वो जो एक्चुअल इंटेंशन है वो ले पाएगा, लिखा भले ही कुछ भी हो। प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में आ सकता है। वेरी गुड। इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसपे अमाउंट, डेट, कुछ इस तरह की एक आध चीज मिसिंग होती है। साइन होना तो बहुत जरूरी है, साइन मिसिंग हो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी इतना कंफ्यूज मत हो। तो ए और बी के बीच में करीबन 8,000 का ट्रांजैक्शन था, मगर एग्जैक्ट अमाउंट तय नहीं था। तो ए ने बी से कहा कि तुम एक काम करो, मुझे एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दो, मैं थोड़े दिन बाद फोन पे तुम्हें कंफर्म कर लूंगा, कितना करना है मैं उतना भर के तुमसे ले लूंगा। ठीक है भैया, बी ने भरोसे पर 10,000 की स्टैंप वैल्यू वाला एक कागज दिया। 10 इस लाइन का मतलब होता है कि जो इतने स्टैम्प पर इतने रुपए के चेक बन सकते हैं। तो उसने वो लिया और उसने बोला कि थोड़े दिन तुम इसका अमाउंट खाली छोड़ रहा हूं मैं, बाद में अपन फोन पे डिस्कस करके और भर लेंगे। अब बी ने को ये भरोसा था कि ए बेईमान नहीं निकलेगा और जितना लेन देन है उतना ही लिखेगा। तो उसने सोचा कि वो 8,000 ही लिखेगा, और ए इतना बदमाश निकला कि उसने उस पर 10,000 लिख लिए। तो एक्चुअल तो था वो 8,000 का और ए ने लिख लिया उस पर 10,000। तो बात ये है कि जो इमीडिएट पार्टीज होती हैं, जो होल्डर कहलाता है, उसको तो सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ही मिलेगा क्योंकि उसको पता था। बट ए अगर किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दे, उसको ना तो ये सब पता था, उसको बिफोर मेच्योरिटी मिला था, और उसने तो कंसिडरेशन दी थी, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। तो वो तो पूरे 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है क्योंकि उसको तो सामने 10,000 दिख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ भैया, एक गिरा हुआ बंदा था। आजकल लोग गिरे हुए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, चलो, ये एक दो तीन क्वेश्चंस इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ए को 8,000 ही मिलेंगे और सी को 10,000 ही मिल सकते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया इनकम्प्लीट। अब आया एम्बिगस। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनक्लियर। अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट। अब इसका क्या मतलब होता है मैम अस्पष्ट? देखो, एक आदमी ने, ये हो तुमने मुंबई से कुछ फर्नीचर खरीदा। अब तुम्हें पेमेंट पहुंचाना है, तुम्हारे पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा नहीं है। तो तुम अपने बैंक के पास गए, एसबीआई, और तुमने कहा कि सर, आप एक डिमांड ड्राफ्ट बना दो मुंबई के एसबीआई को, ताकि मैं वो आदमी को भेज पाऊं और वो पैसे ले ले। तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, ये एक्चुअली पता है क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट में एक बैंक
अपने दूसरे बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि तुम इस थर्ड व्यक्ति को पेमेंट कर देना जब ये आए, तो एक तरह से ऑर्डर होने के कारण ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी है। और जो बैंक इसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं पेमेंट दे दूंगा, मुंबई वाला बोल रहा है ना कि हाँ जब मेरे पास आएगा तब मैं दे दूंगा, तो वो एक तरह से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं दे दूंगा। तो जिस बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई ऑर्डर मतलब बिल, वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी ट्रीट किया जा सके, प्रॉमिसरी नोट भी किया जा सके, अस्पष्ट है कि वो दोनों में से क्या ट्रीट किया जाए, उस वेगनेस की वजह से उसको एम्बिगस बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसका आएगा तो सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू स्टाइल या फिल इन द ब्लैंक की, बताओ ये कौन सा है। तो जो स्पष्ट ना हो एम्बिगस, जो स्पष्ट ना हो एम्बिगस, जो इनकम्प्लीट हो वो इनकोएट। याद रहेगा ये दोनों बातें? ओके। तो इसमें तो बस तुम ये याद रख लो कि एक नेगोशिएबल जिसको दोनों ट्रीट किया जा सके और होल्डर जो चाहे वो ट्रीट कर ले, उसको कहते हैं एम्बिगस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अनक्लियर, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, ऑल राइट एवरीवन। अब अपन आते हैं द वर्ड नेगोशिएशन। बहुत सिंपल सा वर्ड है, एक बार और। डिस्क्रिशन का मतलब इच्छा, एक बार और। ओ प्रियंका, भैया क्या कर रहा है यार। चलो सुन लो, पहले तो ये सुन लो कि अस्पष्ट को कहते हैं एम्बिगस। एम्बिगस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों ही ट्रीट कर सकते हैं, डिपेंड करता है जिसके हाथ में है वो उसको क्या मान रहा है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या मान रहा है, इससे फर्क ही क्या पड़ रहा है, पेमेंट तो मिलेगा ना अगले को। हाँ तो तुम भी दिमाग मत लगाओ ना ज्यादा, ये तुम इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखो। एक बैंक ने अपनी दूसरे बैंक की, अपने ही बैंक की एक ब्रांच को कहा कि इस व्यक्ति को इतना पैसे दे देना, तो एक इसमें ऑर्डर की भी एलिमेंट है, और दूसरा बैंक मुंबई वाला कह रहा है हाँ मेरे पास जो पेमेंट लेने आएगा मैं दे दूंगा, तो वो प्रॉमिस भी कर रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट में दोनों फीचर्स हों, ऑर्डर के भी मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस के भी मतलब प्रॉमिसरी नोट, तो उसको अपन कहते हैं अनएम्बिगस, मतलब क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगस सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बस दिमाग मत लगाओ अब ज्यादा, ठीक है। अब आओ, तो तुमको मैं तुम्हें एग्जाम में बताऊं क्या होगा। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देता है बिल, उसको ओनर बनाने की मंशा से, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन करने की बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, कैसे होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इधर देखो स्क्रीन पे, इधर देखो, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, आई ऑर्डर डैश टू पे ₹5,000 टू सी। आई ऑर्डर बी टू पे टू सी ₹5,000। बताओ ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेयरर? इसमें बेटा सी का नाम लिखा है, तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। जब पेई का नाम लिखा होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको अगर किसी को ट्रांसफर करना है, आप अगर हाथ से उठा के दे भी दोगे तो नाम तो सी का लिखा है, इसलिए जो आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको नेगोशिएट करने का तरीका है एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। एंडोर्समेंट क्या चीज होती है सुनो, हम पता है क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पीछे बैक साइड पे लिखते हैं एंडोर्स्ड टू, हमें जिसको भी करना है, और इसमें होल्डर कौन था, किसको हक है रखने का, सी, क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले थे तो वही होल्डर है, तो वो अपना यहाँ पे साइन कर देगा कि मुझको मिलने थे पेमेंट बट मैंने सामने वाले को दे दिया। तो इसको कहते हैं बेटा एंडोर्स करना और डिलीवरी करना। इसकी जगह बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता बेटा,
बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ए लिख रहा है, आई प्रॉमिस टू पे, आदमी का नाम नहीं लिखा, ₹5,000 ऑन 1st of February 2025। ये बेयरर पता है क्यों है? वाई इज दिस बेयरर? क्योंकि यहाँ किसको देंगे पेई, उसका नाम यहाँ से मिसिंग है, तो ये बेयरर है। तो जब किसी का नाम ही नहीं है, ऐसे ही उठा के दे दो। तुम्हारे पास है तो तुम मालिक, तुम्हारे पास है तो तुम मालिक, जब किसी का नाम नहीं लिखा है तो इट इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। इसको याद कर लो। अगर आपका बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी से हो जाएगा। डिलीवरी कंडीशंस के साथ भी हो सकती है, विदाउट कंडीशंस भी हो सकती है। और अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर है तो पहले एंडोर्स होगा, मतलब हाथ की अदला बदली, और फिर उसके बाद डिलीवरी होगी। बस अब तुमको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, जो एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये एग्जाम में काफी आता है। ए ने बी को एक चेक दिया, बी होल्डर बन गया। बी ने सोचा, अभी सिर्फ सोचा है कि मैं ये सी को दे देता हूं, और उसने एंडोर्स कर दिया। उसने एंडोर्स करने का मतलब लिखा, बी ने अपना साइन करके, आई प्रॉमिस टू पे टू सी, और अपनी डेट भी लिख दी। इस प्रकार से तो सी मालिक बन गया। मगर ऐसा उसने सोचा था, उसी रात को उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, बट उसने अपने ड्रॉर में इस चेक को रखा, डिलीवर नहीं किया था अभी, और उसकी रात को डेथ हो गई। तो डिलीवर ना होने के कारण आधा ही काम पूरा हुआ, लॉकर में रखा रह गया, डिलीवर हुआ ही नहीं, तो इसलिए ट्रांसफर हुआ ही नहीं। यही वाला एग्जाम्पल एग्जाम में सबसे कॉमनली आएगा। अच्छे से देख लो, डाउट है तो पूछ लो। बस तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तुम लोग सब समझदार हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना सा नेगोशिएशन पढ़ना है। हाँ बेटा, सी मालिक नहीं बन पाएगा इस केस में। बेयरर होता है तो ऐसे ही दे सकते हैं, नाम लिखा होता है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, बात खत्म। इसमें इतना ही पढ़ना है। तो ये वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनको खूब पसंद है ये क्वेश्चन, लॉकर वाला, तो वो आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट। इसको भी सुन लो ध्यान से, ये भी एग्जाम का है। बेटा सुनो ऋषि, आरबीआई कह सकता है बेयरर प्लस टाइम दोनों ना बताए तो आरबीआई, हमने नाम नहीं बताया था, बट हमने टाइम तो बताया था ना, 3 महीने और अमाउंट, तो फिर हम वैसा कर सकते हैं। आरबीआई ऐसा कर सकती है कि नाम भी ना बताए और टाइम भी ना बताए। ओके। अब ये वाला एक और देख लो। बेटा नाम नहीं देंगे तो देंगे किसको, मतलब जिसके हाथ में दे दिया वो मालिक हो गया। अब मेरी बात सुन लो, तुम अपनी अपनी पूछे जा रहे हो। एक व्यक्ति था एन, उसने 2 लाख रुपए का चेक बनाया एन एन के नाम। नहीं, ये तो मैं तुम्हें करा चुकी, ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया। बस डिलीवरी इज असेंशियल फॉर नेगोशिएशन। डिलीवरी अपने मन से करना चाहिए, डिलीवरी आप आधा सुधा नहीं कर सकते। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। माने एक आदमी ने आधा फाड़ के आगे दे दिया, तो वो किसी काम का नहीं है, आपने आधा फाड़ के दे दिया तो इंस्ट्रूमेंट। डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी, पूरे इंस्ट्रूमेंट को देना पड़ेगा, साइन करना इनफ नहीं है। और एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती है। बेटू ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? आपने मेन व्यक्ति को ना देके उसके एजेंट को दे दिया, मान लेंगे डिलीवरी हो गई। आपने किसी ऑथराइज सर्वेंट को दे देंगे, मान लिया डिलीवरी हो गई। आपने उस व्यक्ति की किसी ऑफिस में काम कर रहे क्लर्क या ऑफिसर को दे दिया, मान लेंगे डिलीवरी हो गई। और एक्चुअल का मतलब हुआ यहाँ पर कि खुद उसी आदमी को आपने दे दिया।
और यहाँ इतने सारे लोगों को देना भी डिलीवरी ही है। बस 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 बेटा, तुम प्रियंका ज्यादा क्वेश्चन में उलझ रही हो, ज्यादा मत उलझो। अब आया डिसऑनर ऑफ चेक। बेटा सेक्शन 138 टू 142 डील करता है कि किसी का चेक बाउंस हो जाए तो क्या करें। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बेटा क्रिमिनल ऑफेंस वो होता है जिसमें आपको जेल की सजा काटनी पड़ेगी अगर आपसे उस लॉ में कोई मिस्टेक हुई है। तो इंडियन पीनल कोड क्रिमिनलाइज करता है चेक बाउंस होने को। मतलब आपने अगर किसी को चेक दिया और सामने वाले के ने आपके अकाउंट में डाला और आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में 2 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ जितना अमाउंट है उतना ट्वाइस द अमाउंट आपको वापस करना पड़ सकता है सामने वाले को। तो ये बहुत अलर्ट होने का गेम है। बिना सोचे समझे कहीं भी चेक पे कहीं पर भी अपने साइन मत चिपका दिया करो। अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हो तुम, आओ साइन कर दो कहीं भी उठा के कहीं पर। तो डिसऑनर ऑफ चेक याद करेंगे सेक्शन 138, 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है, तो फाइन आपका 2 गुना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति ऑफ द केस। हाँ जी बेटा, कौन सी सर? डिसऑनर ऑफ चेक कंटेन्ड है 2 साल तक की सजा, डबल अमाउंट ऑफ का उसका चेक, और चेक मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। 3 महीने के अंदर आप चेक प्रेजेंट कर दो। अगर चेक स्टेल हो गया स्टेल चेक का मतलब होता है बासी चेक, सेल का मतलब बासी चेक, तो वो आप नहीं यूज कर सकते। अब इसका प्रोसेस क्या है सुन लो जल्दी से फटाफट, जरा जरा सा और पढ़ लो। प्रेजेंटमेंट तो तुम्हारे लिए नीडेड नहीं है, ये ही इंपॉर्टेंट है जो अपन अब पढ़ रहे हैं। इन 4 पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन आना है, इतना लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है तुम्हारा। तो इसमें होता क्या क्या है। एक व्यक्ति का चेक था, बाउंस हो गया। ए ने बी को चेक दिया था, बी ने अपने बैंकर को दिया कि सर ये चेक कलेक्ट करके ला दीजिए, चेक बाउंस हो गया। तो बी का जो बैंक है वो नोटिस देगा रीजन के साथ कि ये वाला चेक बाउंस क्यों हुआ। तो जो व्यक्ति के पास पेमेंट लेने का हक है वो जैसे ही उसको नोटिस मिलेगा 30 दिन का समय देगा सामने वाले को कि चलिए गलती से चेक बाउंस हो भी गया था तो आप 30 दिन में पेमेंट कर दो। 30 दिन में पेमेंट व्यक्ति ने नहीं किया तो अगले 15 दिन में उसको एक मौका रहेगा कि वो पहले तो 30 दिन के अंदर वो सामने वाले को इन्फॉर्म करेगा कि भैया पेमेंट दे दो, और उसको कहेगा कि 15 दिन के अंदर आप मेरा पेमेंट दे दो। 15 दिन भी खत्म हो गए तो अगले 30 दिन में वो नोटिस देगा कि भैया मैं अब आपके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट कर रहा हूं सेक्शन 138 में। तो तुमको 30 15 30 30 15 30 30 15 30 30 15 30 30 15 30 याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। फटाफट बताओ। बैंक हमें बताता है कि आपने जिसका चेक हमें कलेक्ट करने को दिया था वो बाउंस हो गया है, तो हमें कितने दिनों के अंदर सामने वाले को बताना है? 30। हमें उसे कितने दिनों का समय देना है? 15। 30 दिन भी दे दिए, 15 दिन भी दे दिए, 45 डेज के अंदर हमारा पेमेंट हम तक नहीं आ पाया तो अगले 30 दिन में हमको केस करना है। 30 15 30 30 15 30 30 15 30 30 15 30। सबको क्लियर मेरे बच्चों? यस एवरीवन। 30 15 30 30 15 30 30 15 30। वेरी 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 गुड। इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। 30 15 30 30 15 30 30 15 30। अब चेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। नंबर 1, अगर आप ना किसी को साइन करके चेक देते हो तो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में चेक है, जिसके नाम का चेक है, माना जाता है कि उसको आपसे कुछ पेमेंट लेना ही था। आप बाद में ये बहाने नहीं कर सकते, ओहो मेरा चेक तो गुम गया था। कोर्ट कहेगा पुलिस कंप्लेंट लाओ। तुम्हारा कोई चेक घूमेगा तो तुम पुलिस में कंप्लेंट तो करोगे ना कि मेरा चेक घूम गया, तो एफआईआर मांगेंगे वो लोग। तो माना जाएगा कि आपको कुछ पेमेंट देना ही था, इसीलिए आपने चेक दिया है। उसके बाद कोई अगर स्टॉप पेमेंट लगा दे तब क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेक दिया, ए ने बी को चेक दिया, बी ने उसको, बस बैंक में वो जाने ही वाला था कि ए ने अपने बैंक को बोल दिया कि ये चेक आवे
तो आप मत देना। बैंक तो कस्टमर की सुनता है पहले। अगर कस्टमर ने कहा कि ये पेमेंट आए तो चेक मत देना, तो उसको कहते हैं स्टॉप पेमेंट। तो सामने वाले का बैंक ने चेक लौटा दिया कि हमको तो पेमेंट करने को मना करा गया है, तो इस पे 138 लग जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैंने अपने बैंक को मना कर दिया, बैंक ने खुद ही मना कर दिया, अब तुम कैसे पेमेंट निकालोगे। भैया 138 लग जाता है। उसके बाद इन केस ऑफ गिफ्ट, तुम किसी की शादी में गए, तुमने मजे से खाना खाया, खाने के बाद 1001 का लिफाफा दे के आए और तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। इस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि गिफ्ट के केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस अप्लाई ही नहीं होता, मतलब चेक बाउंस का केस ही नहीं लगता। अच्छा मैम, पहले बता देती तो हम तो सारे चेक बाउंस करवा के खाना खा खा के आ जाते। बहुत शाणे कमीने। अब उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ए ने बी को चेक दिया और ड्यू डेट पर ए ने रिक्वेस्ट किया कि यार 10 दिन बाद चेक लगा देना प्लीज, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, तो भी बी ने चेक लगा दिया और चेक बाउंस हो गया, तो 138 की सजा तो तब भी होगी। 138 की जो वो है सजा तो होगी। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सीए इंटर लेवल पर। इनको अच्छे से सुन लो और कंसंट्रेशन से सुन लो। 138 स्टॉप पेमेंट में भी लगता है, गिफ्ट के केस में 138 नहीं लगता है। आप जिसको आपने चेक दिया उसे रिक्वेस्ट करो भैया प्लीज अभी चेक मत लगाओ, और उसने लगा दिया तो भी 138 में आप फंसोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो मना कर दिया था। अब एक पॉइंट और है, स्टॉप पेमेंट तब लगाना जब कंसिडरेशन ना मिली। जैसे ना क्या हुआ, ए ने बी को कुछ सामान ऑर्डर किया था, बी ने रास्ते में सामान रवाना किया था और इधर ए ने उसको चेक दे दिया। अब इसमें क्या हुआ कि बीच में जो ट्रक है वो खाई में गिर गया और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इस बात की खबर लग गई पार्टी को। तो पार्टी ने जिसको पेमेंट लेना था उसने कहा जब मेरे पास सामान ही नहीं आएगा तो मैं अपना जो चेक दे चुका हूँ जो बैंक में से निकल जाएगा उसको तो रोक लूं, क्योंकि मुझे तो सामान मिला ही नहीं है। तो ये तो जेन्युइन केस है, इसमें कंसिडरेशन मिली नहीं है आपको, इसलिए आपने स्टॉप पेमेंट लगाया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप पे केस नहीं लगेगा, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन सारा खत्म हो गया है। अब आया प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट जब इंटर में भी था ना तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता था, फिर भी अपने को तो पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए अपन उसको एक बार सुन लेते हैं। बेटा शिवराज, प्रिजम्पशन का मतलब एक तरह से अजम्पशन। जैसे मैंने गलती से ऐसे साइन करके तुम्हें 10,000 का चेक दे दिया। चेक जो है टेक्निकली मुझे तुमसे कुछ पैसे लेने कुछ भी लेन देन नहीं था अपनी, मैंने बस चेक तुम्हें इसलिए दे दिया क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी या समथिंग, कि मेरे बैंक से निकाल लेना। तो बैंक ये सब भावनात्मक बातें नहीं सुनता। बैंक मानता है, मतलब लॉ मानता है कि आपने किसी को साइन करके चेक दिया है, मतलब आपको पेमेंट लेना देना था ही आप दोनों के बीच में। आप ये बहाने नहीं कर सकते अरे मुझे तो देना नहीं था, वो मैंने बस ऐसे ही इसको बना के दे दिया था। लॉ तो मानेगा कि आपके बीच में लेनदारी देनदारी थी। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। सपोजिंग एक छोटी सी बात, बस जो काम का है बस वो वाला सुन लो, बाकी सब नीडेड नहीं है। बाकी मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये क्लास रखी है, पूरा डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बार हमने डिस्कस कर दिए हैं, उसी के आसपास आए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ए ने ऐसा लिखा, आई ऑर्डर बी टू पे टू सी ₹10,000। अब सुनो ना, ए ने ऐसा निर्देश बी को दे दिया और ये लिखकर चेक सी को दे दिया कि ड्यू डेट पे आप जाना बी के पास और पेमेंट ले लेना। अरे भैया बी हाँ तो बोले, बी ये तो बोले हाँ जब मेरे पास आओगे तो मैं दूंगा।
तो बस इस बात की पहले से ही हामी लेने को कहते हैं प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट शब्द का मतलब है कि तीन लोगों के बीच की इस कड़ी में ए ने बी को ऑर्डर दे दिया कि तुम सी को पेमेंट दे देना, बी के पास जाके पूछो तो सही कि तुम दे दोगे ना पेमेंट, उसको कहते हैं प्रेजेंटमेंट। तो प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है सामने वाले की नॉलेज में लाना, या तो ये एक्सेप्टेंस के लिए होता है, या ये कभी कभी सिर्फ दिखाया जाता है कि जिस दिन दिखा दिया वहां से मैच्योरिटी डेट डिसाइड होगी। और कभी जब पेमेंट की ड्यू डेट आती है तब भी दिखाते हैं कि ये देखिए आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट साइन करा था, अब हमको पेमेंट दे दीजिए। बस ये तुम्हें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? या तो एक्सेप्टेंस के लिए होता है, या साइड के लिए होता है, या फिर पेमेंट मांगने के लिए होता है। प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना और उसको बोलना कि भाई आपको पता है ना, आपने हमारे को ये लिख के दिया है, बस इतने को कहते हैं प्रेजेंट। हामी लेने के लिए बेटू, सबूत से ज्यादा हामी लेने के लिए, सबूत से ज्यादा हामी लेने के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एग्जाम में अभी तक 15-20 साल से जितने साल ये इंटर में रहा, एक बार आया है बस एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट, सिर्फ ये पढ़ लो और बाकी सब छोड़ दो। जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर लो, वैसे तुमने पूरा पढ़ लिया है। ये प्रेजेंटमेंट आखिरी आखिरी में जाके बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तुमको जितना मैं वो कह रही हूँ वो पढ़ लो। ए ने बोला आई ऑर्डर बी टू पे टू सी ₹10 लाख। मैं बी को ऑर्डर देता हूं कि वो सी को 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो भी अमाउंट है पे करे। अब हम जा रहे हैं बी के पास उसकी यस लेने की ड्यू डेट पर ये पेमेंट करेगा, ताकि ड्यू डेट पे दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप, कोई लूचा ना हो। ठीक है, तो कैसे होता है एक्सेप्टेंस? हम जा सकते हैं और हम अपने एजेंट को भी भेज सकते हैं कि जाके इससे हाँ कहला लो। हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे बी के पास कि आप जो हैं, आप लोगों को आपके नाम पर ये बिल है, आप इस पे प्लीज हामी भर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? डिसाइडेड जगह पे जाएंगे, नहीं तो उसके ऑफिस पे या घर पे जाएंगे। हम कब जाएंगे? वैसे तो कोई टाइम दो पार्टीज मिलके तय कर सकती हैं, बट अगर स्पष्ट डिसाइड ना हो तो रीजनेबल टाइम पे जाएंगे। रीजनेबल टाइम मतलब 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप सामने वाले से स्वीकृति ले लो। ऑब्वियसली वो आपका परिचित नहीं है कि आप आधी रात को भी उसके घर पहुंच गए। आपको बिजनेस के कायदे निभाने पड़ेंगे, तो आप बिजनेस डे पे जा सकते हो, और बिजनेस डे के साथ साथ आपको बिजनेस आवर पे जाना होगा, मतलब संडे को नहीं जा सकते, छुट्टी के दिन नहीं जा सकते। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जनरली ऑफिस टाइम होता है, वर्किंग आवर्स में जा सकते हो। बस इस सब का ध्यान रखना है। सामने वाले को जब आप जाते हो तो वो कई बार कहता है यार मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम दो, तो तुमको उसको टाइम देना पड़ेगा। 48 आवर्स तक का टाइम सामने वाला ले सकता है, ये एमसीक्यू के लिए साइन कर लो। अरे रास्ते में ही मिल गया तो बात ही खत्म, है ना? तो रास्ते में मिल गया तो वो ये नहीं कहे कि नहीं नहीं मैं अभी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर लेके आना, तो घर लेके ही जाना पड़ेगा। और अगर वो कहे कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो 48 आवर्स का टाइम आप उसको दे सकते हैं। अब आप किसी के घर पहुंचे और वो ताला लगा के निकल लिया, मिल ही नहीं रहा आपको, पता नहीं कहाँ गया, 48 आवर्स गुजर गए, तो आप मान लो भैया उसका पेमेंट करने की मंशा नहीं है और चेक डिसऑनर हो गया। और पता है बेटू, पर्सनली जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो कि सर मैं आपको वो लोगो भेज रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, आप उसके ऊपर अपना एक्सेप्टेड लिख के मुझको भेज देना। तो सामने वाला यहाँ पर लिख देता है एक्सेप्टेड और अपना साइन कर देता है। एक्सेप्टेड लिख के साइन करने का मतलब होता है मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं पेमेंट दूंगा। एमसीक्यू नहीं बेटा, 1 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो बस इसको तुम यहाँ तक कर लो और इससे ज्यादा करने की कोई नीड नहीं है। जितना मैंने बोला है इतने में से ही पेपर आएगा।
अब तुम फटाफट इसके अंदर आ जाओ और गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, जरा इसके क्वेश्चन सुन लो, फटाफट जरा इसके क्वेश्चन सुन लो। एक तो ना इसकी समरी को घोट के पी जाना, इसकी समरी को घोट को, मैंने जितना बोला है बस इतना पढ़ लो और रिवीजन के लिए ये दोनों लेक्चर सुन लेना और इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 13, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, समरी पूरी इंपॉर्टेंट है। प्रोमिसरी नोट का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से घोट लेना। बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें ऑलरेडी याद हो गए, आधे ज्यादा तो सेम है, धक्का इधर चिपका देना। और चेक का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बस अगर तुम इतना शॉर्ट में भी करके चले जाते हो बस हो गया। इसके अलावा कुछ दिमाग लगाने की, देखो 100% पढ़ाई करना अपनी जगह सही है, परंतु जो पेपर में आता है ना वो हमने जितना जोन कर लिया है उतने से हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसमें मिस हुई है जो समरी मैंने लिखी, डिफरेंस बिटवीन बेटू खूबी आता था पहले, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का बहुत ही आता था, इसलिए वो डिफरेंस बिटवीन भी तुम घोटा घाटी बचा देना। एक चीज इन्होंने और कम ध्यान दिया है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स पे भी बहुत कोर्स क्वेश्चन आता था, तो वो भी तुम कर लेना। 3 चीजें पूरी होना चाहिए होल्डर इन ड्यू कोर्स में, बताओ क्या क्या होना चाहिए। एक इन गुड फेथ, एक बिफोर मेच्योरिटी एंड एक फॉर कंसिडरेशन। बस इतनी बात ध्यान रख लो, हो गया काम, छोटा सही तो था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल में सारे इंपॉर्टेंट हैं। एम्बिगस जो अस्पष्ट हो, इनकोहेट जिसपे अमाउंट ना लिखा हो, फॉरेन तुम्हें पता ही है, फर्स्ट कंडीशन जो इनलैंड नहीं है जो फॉरेन है, बस इनलैंड में फर्स्ट कंडीशन कंपलसरी है और सेकंड 2 में से कोई एक भी चलेगी। ऑर्डर में जिसका फाइनल नाम लिखा है, बेयरर जिसमें किसको मिलना है उसका नाम नहीं लिखा है, सिर्फ आरबीआई बना सकती है ऐसा जिसमें अमाउंट भी नहीं लिखा, व्यक्ति भी नहीं लिखा, मैं दूंगा जो चला आए उसको जितने रुपए। ए भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है, आरबीआई बना सकता है बस ऐसा। उसके बाद प्रेजेंटमेंट, तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, इसको ध्यान से सुन लेना, बस हो गया काम और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, ये वाला एक पॉइंट भी तुमको मैम ने कराया होगा, इसको तुम एक बार रीड कर सकते हो, बाकी अपन ये सब मोटा मोटी डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस आवर में होना चाहिए वॉट एवर, तो ये अपन ने मोटा मोटी सब डिस्कस कर लिया है। बस डिसऑनर बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तब क्वेश्चन बहुत आता था डिसऑनर में, रीजंस फॉर डिसऑनर, अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।